नमस्कार, द नाइल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहेंगे वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। या शब्द के अंदर एक नई विशेषता उत्पन्न कर दे, नई विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग परिभाषा इसकी, परिभाषा वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या विशेषता ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश यानी शब्दों के अंश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे या एक नई विशेषता ला देंगे, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है हमें। उपसर्ग पूर्व में, किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे या फिर एक विशेषता ला देंगे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे एक उदाहरण कि हमारे पास में एक शब्द है योग। योग क्या है? एक शब्द है और इससे पूर्व में, पूर्व मानी पहले, एक शब्दांश लगा देंगे। शब्दांश मानी एक छोटा सा शब्द है प्र, शब्द का अंश, प्र लगा दिया। हमारे पास में योग है, क्या बन जाएगा ये? प्रयोग। योग से क्या बन गया? प्रयोग। शब्द के अर्थ में परिवर्तन। योग एक अलग अर्थ है, जबकि प्रयोग काम में लेना एक दूसरा अर्थ। अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन। अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ये क्या था? उपसर्ग। ये क्या था? उपसर्ग। और ये क्या था? शब्द। ये शब्द है हमारे पास में और ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग इस शब्द में लगा है तो प्रयोग बन गया। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास में उपसर्ग है, शब्दांश है और शब्द किसी शब्द के साथ में ये लगेगा। जैसे कार, कार हमारे पास में एक शब्द है, उस कार के साथ में उपसर्ग लगेगा तो उपकार बन जाएगा। उपकार, अर्थ में परिवर्तन हो गया, एक नई विशेषता आ गई शब्द के अंदर। इस शब्द में एक नई विशेषता आ गई, क्या लगने से? सिर्फ एक उप लगने से। उप, योग, उपयोग। इसी प्रकार से ये भी एक क्या है? उप है, उपसर्ग है और योग क्या है? शब्द है। इससे पहले उप लगा और उपयोग बन गया, एक नया शब्द बन गया। नया अर्थ के साथ में नया शब्द का निर्माण हुआ है। जहाँ अर्थ में परिवर्तन हो जाता है वहीं क्या? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके अर्थ में परिवर्तन कर दे या एक नई विशेषता ला दें, वहाँ क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग को हम देखेंगे, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, दोनों उपसर्ग यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी मैं इसको रफ करके और एक चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट के आधार पर हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे उपसर्ग को। अब हम देख रहे हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको एक विवरण के रूप में उनकी एक तालिका मैंने यहाँ पे बना ली है, तो उसको हम देख रहे हैं। उपसर्ग यहाँ लिखा हुआ है, उसके सामने उसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ के सामने उसके उदाहरण लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला हमारा है उपसर्ग है हमारा पहला अति। अति उपसर्ग है। अति का जो अर्थ होता है, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अति मानी होता है अधिक, यानी किसी चीज़ की अति हो जाना, यानी अत्यधिक, बहुत अधिक हो जाना। तो इसके उदाहरण हमारे पास में अतिशय, अतिशय, अतिरिक्त,
अति के साथ में क्या जुड़ गया, रिक्त। अत्यधिक, यहाँ देखो अत्यधिक में क्या होता है कि अति प्लस अधिक, ठीक है। तो यहाँ तय ई की मात्रा है, ई के साथ में ई के आगे अगर ए आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पर य का आगमन हो जाता है। यह हम संधि में पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप में। ई के स्थान पर य का आगमन हो गया, इसलिए यहाँ क्या आ गया, यह अत्यधिक हो गया ये, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं अधि उपसर्ग है हमारे पास में। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। यहाँ देखो अधि, अधि प्लस कार, कार के साथ में किसका, कार हमारा शब्द है और अधि शब्दांश यानी कि वाक्य उपसर्ग है। ये उपसर्ग इसके साथ में जुड़ा, अधिकार बन गया, एक नया शब्द बन गया। अधि के साथ में पति जुड़ा हुआ है, अधिपति। अधि के साथ में धीन, देखो यहाँ पे जो अधि है और यहाँ धीन, या छोटी ई की मात्रा और यहाँ बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई से बड़ी ई का आगमन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अधीन हो गया। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या गौण, पीछे या गौण। अब इसमें देखते हैं इसका जो अनु के यहाँ अनु प्लस चर, अनुचर, ठीक है। अनु प्लस चर, अनुचर बन गया। अनुगामी, अनु प्लस गामी, अनु उपसर्ग है और गामी क्या है, धातु। अनु प्लस भव, अनुभव, ठीक है। सॉरी ये ई है, ई, ईन, अधि प्लस ईन, अधीन बन गया। उप मानी बुरा या उचित, अनुचित, बुरा या अनुचित होता है, ठीक है। तो इसके साथ में हमने जोड़ा अप यस, यस मानी होता है सम्मान, मान, यश, कीर्ति। उसके साथ में ए शब्द अप जोड़ दिया, अपयश यानी उसका बदनामी। अप शब्द, यहाँ शब्द था, शब्द के साथ में अप जोड़ दिया, अप मानी गलत शब्द, अप शब्द यानी गलत शब्द, गलत या अनुचित शब्द। अप व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और अपव्यय का मतलब बेकार खर्च करना या गलत तरीके से खर्च करना। अभी हमारे पास में उपसर्ग है अभी, इसका जो अर्थ होता है सम्मुख या और के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ देखो अभिमान, मान के साथ में अभिमान, और अभियंता, अभी इष्ट। देखो यहाँ अभी है हमारे पास में छोटी ई और अभी प्लस ईस्ट, ठीक है। तो ई छोटी है, यहाँ बड़ी ई, दोनों के स्थान पर बड़ी ई का आगमन हो जाता है, तो अभीष्ट हो गया। अव प्लस अव का, अव जो उपसर्ग है इसका जो अर्थ होता है बुरा या हीन होता है। बुरा या हीन के शब्द जो होंगे, इसके जो अर्थ होंगे, उसके उपयोग के लिए हम अव उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। तो अव गुण, गुण था, गुण का साथ में अव उपसर्ग जुड़ा, अवगुण यानी गुण मानी अच्छे गुण, और अवगुण मानी बुरे या गलत। अवनति, उन्नति के साथ अवनति, अवनति का मतलब होता है उन्नति और उसके साथ में अवनति, उन्नति और उसके साथ अव जुड़ गया यानी कि अव मानी बुरा या हीन, तो अवनति हो गया यानी कि बुरी उन्नति। अवतार, तार के साथ में अव शब्द अवतार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में फिर आगे हैं अव, आ है एक उपसर्ग होता है संस्कृत का आ। इसके साथ में इसका जो अर्थ होता है वो होता है तक या समेत। तक या समेत जो अर्थ के अंदर हम उपयोग करते हैं आ उपसर्ग का। इसके संदर्भ में हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो है आ जन्म, जन्म तक, आ मानी होता है तक और जन्म मानी जन्म, जन्म तक या जन्म पर्यंत। आ मरण, मरण तक, मृत्यु तक। आ कर्मण, आक्रमण, कर्मण के साथ में आ उपसर्ग जुड़ा है आक्रमण। ऐसे ही उपसर्ग है उत, उत उपसर्ग हमारे पास में है जिसका जो अर्थ होता है वो ऊंचे या ऊपर के जो अर्थ के योग में हम इस उत का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्द जहाँ जिनका अर्थ हमें ऊंचा या ऊपर रखना है तो वहाँ हम उत उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उत्थान, उत प्लस थान, देखो उत में तय अलंत है, यहाँ तय हलंत है, आगे है हमारे पास में थान, इसलिए ये क्या बना रहेगा, आधा तय का आधा तय ही बना रहेगा, था और न, उत्थान हो गया, ठीक है। आगे फिर देखते हैं अगला वाला उच्चारण। देखो
उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। यहाँ तय की जगह आधा च आ रहा है, तय के स्थान पर च आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसके नियम हम पढ़ेंगे कि अगर तय वर्ग के बाद में च वर्ग आता है तो तय जो वर्ग आया उसके स्थान पर च वर्ग का उपयोग हो जाता है या तय वर्ग का आगमन हो जाता है। तो यहाँ तय है, तय के बाद में च वर्ग आ रहा है तो इसका जैसा आगे आ रहा है उसी वर्ग का, यानी ये पहला अक्षर है तो ये भी तय पहला ही है, तो यहाँ तय के स्थान पर च का आगमन हो गया। आधा तय था तो आधा च ही आएगा, आगे चा लिखा हुआ है और रे उच्चारण हो गया। आगे वाला देखते हैं हम इसके साथ में उद्गम। उद्गम देखो मैंने दे के हलंत लगा रखा है। उद्गम का मतलब उत प्लस गम, उत प्लस गम। तो यहाँ तय के स्थान पर द का आगमन हो गया। क्यों? क्योंकि इधर वर्ग का तीसरा अक्षर है, इधर वर्ग का तीसरा अक्षर है तो तय का भी तीसरा अक्षर ही हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? तय, थ और द, इसलिए ये क्या बन गया? उद्गम। कैसे? उ का उ, तय के स्थान पर तय का तीसरा अक्षर द हो गया और आगे गम का ऐसे कैसे उद्गम हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं उप। उप का जो अर्थ होगा निकट के संदर्भ में या फिर सम्मान के संदर्भ में हम उपसर्ग उप उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उपवन, वन के साथ में हमने जोड़ दिया उपवन। सर्ग के साथ में उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं। उपसर्ग शब्द जो है उस उपसर्ग शब्द में ही उपसर्ग होता है। अगला है उपभेद, भेद के साथ में उप लगा दिया, उपभेद हो गया। दुस उपसर्ग जो होता है वो कठिन या बुरे अर्थ के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बुरा या कठिन दुस होगा। जैसे दुष्कार, यहाँ पे देखो कौन सा स है और यहाँ मैंने स बदल दिया, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। आगे जो ये स जो है, इस स के बाद में कार लिखा हुआ है, यानी कि ये जो क वर्ग आ रहा है तो ये हमारे पास में एक इसका भी संधि में इसका एक रूल होता है कि अगर इस स के बाद में क वर्ग का उपयोग होता है या क वर्ग आता है तो इस स के स्थान पर ये वाले स का आगमन हो जाता है। समझ में आया? अगर क वर्ग के पूर्व ऐसा स मिलता है तो इस स के स्थान पर ये वाला स का आगमन हो जाता है, इसलिए ये स बन गया। आगे यही है दुस्साहस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दु आधा स था क्योंकि हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब आधा होता है। आगे साहस, साहस के साथ में दुस उपसर्ग जोड़ दिया, दुस्साहस बन गया। अगला है हमारे पास में दुस्शासन, इसको थोड़ा सा फिर समझेंगे हम। दुस प्लस शासन, इसमें भी एक नियम होता है कि अगर इस स के बाद में ये वाला स आता है तो इस स के स्थान पर भी यही स आगमन हो जाता है। यस्य स, उसका जैसा ही, यानी कि जैसा यहाँ है वैसा ही। आधा है तो आधा ही स आएगा। आगे शासन, दुस्शासन, इस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। अगला है दुर। दुर जो उपसर्ग है वो कठिन या बुरे के अर्थ में ही इस्तेमाल इसका भी किया जाता है। दुर माने होता है, यहाँ देखिए दुर प्लस लब, दुर के साथ में लब शब्द, ठीक है। लब हमारे पास में शब्द है, लेकिन उससे पहले जो र है वो आधा है, आधा र है, उसके आगे कोई भी स्वर नहीं आ रहा, सीधा व्यंजन ही आ रहा है। अगर किसी आधे व्यंजन के आगे कोई भी स्वर नहीं आता है तो आधा व्यंजन आधा ही रह जाता है। यहाँ र आधा है, उसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, सीधा व्यंजन है, तो ये र आधा है और र आधा ल के ऊपर चला गया। एक चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, र जो है हमारे पास में वो 4 प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं र के बारे में कि र कैसे। ये जो र है हमारा, एक तो किसी शब्द के ऊपर लगता है, ठीक है।
एक किसी शब्द के नीचे लगता है और एक इस प्रकार से लगता है। हमारे पास में 3 प्रकार से र लिखा जाता है, ये वाला र, ठीक है। ये र का मतलब ये पूरा है, जैसा कि जैसा शब्द के बीच में आता है। जिस शब्द के ऊपर लगेगा, मानो कि क के ऊपर ये र लग गया, तो ये जिस शब्द के ऊपर लगा हुआ है उस शब्द से पहले इसका उच्चारण किया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जिस शब्द के ऊपर ये बैठा हुआ है र, उस शब्द से पहले इसका उच्चारण होगा, उस शब्द से पहले इसका उच्चारण होगा। साथ में जो ऊपर लगा हुआ र है ये हमेशा आधा होता है, अलंत वाला र होता है। आगे नीचे है र, ये मानो कि इस क के नीचे लगा हुआ है। अगर जिस शब्द के नीचे लगा हुआ है उस शब्द के बाद में इसका उच्चारण किया जाएगा। उच्चारण यानी कि उसकी जो ध्वनि है उस शब्द के बाद में बोली जानी चाहिए, जिस शब्द के वो नीचे लगा हुआ है। जैसे क के साथ में र लगा हुआ है, क्रय हो गया, के र बाद में बोल रहा है, तो ये भी क्या है, हलंत यानी आधा वाला। एक होता है ट के नीचे लगते हैं, ट के नीचे ट्र, ये भी जब जिस शब्द के नीचे वो लगेगा उसके बाद में ही उसका उच्चारण किया जाएगा। तो ये थे र के रूप। र है कितने रूप में लिखे जाते हैं ये यहाँ देखा हमने। फिर है हमारा दुर प्लस गुण। र आधा है इसलिए इसके ऊपर चला गया, और जिस शब्द के ऊपर गया उससे पहले बोल रहा है दु र गए, दु र गुण, दुर्गुण, दुर्गुण। दुर प्लस आचार, यहाँ देखो दुर र आधा है, आचार, ठीक है। अब यहाँ देखो र हलंत है, व्यंजन है, इस व्यंजन के बाद में आ हमारे पास में स्वर आ रहा है, और जिस भी व्यंजन के आगे अगर स्वर आ जाता है तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है। अगर हलंत वाला व्यंजन है उसके बाद में स्वर आ रहा है तो वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में देख रहे थे दूर का र आधा था, इधर आ था, इसलिए र में आ की मात्रा लग गई, और चार का ऐसे कैसे दुराचार। ये शब्द का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। आगे देखते हैं निस। निस जो उपसर्ग है इसका इस्तेमाल रहित या निषेध के अर्थ में करते हैं। निस उपसर्ग का उपयोग हमेशा रहित या निषेध के रूप में हम करते हैं। कि देखो निस काम, वही चीज़ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। निस, ये जो स हमारे पास में ये वाला स था, इस स का आगमन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके आगे क वर्ग आ रहा है, क वर्ग आ रहा है तो ये स बदल गया, निष्काम। अगला है निश्चल। स हमेशा अगर इस स के बाद में च वर्ग आता है तो इस स का स भी इस स में बदल जाता है। जैसे यहाँ नी, आगे ये स था, ये वाला जो स था हमारा ये बदल गया किस में, इस स में। क्यों? क्योंकि आगे च वर्ग है, निश्चल। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स के बाद में क वर्ग आ रहा है तो इस वाले स में बदल दिया जाएगा, और अगर च वर्ग आ रहा है तो इस स में बदल दिया जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ संस्कृत के उपसर्ग। इसके बाद जो आगे वाले उपसर्ग हैं वो मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रफ करके। में हमारे पास में है निरुपसर्ग, और निर का जो अर्थ है वो बिना या रहित के अर्थ के योग में हम किसका उपयोग करते हैं, निरुपसर्ग का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में है निर्बल, बल से रहित, बल से रहित हो गया, निर्बल। र आधा था तो ऊपर चला गया, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। निराशा, निर प्लस आशा, निर प्लस आशा। यहाँ हमारे पास में निर प्लस निराश, निर प्लस आस। तो यहाँ र जो है आधा है, आ की मात्रा है, इसलिए र हो जाएगा, निराशा। ठीक है, हो गया। अगला है निर्जन। निर का र के बाद में कोई स्वर नहीं है, इसलिए र ऊपर चला गया जाके, निर्जन। अगला है नि उपसर्ग, और नि उपसर्ग हमेशा नीचे या अधिकता के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नीचे या अधिकता के अर्थ में हम नि उपसर्ग का उपयोग करते हैं। नि, निषेध, नि प्लस सेध, निषेध। नि प्लस कट, निकट, पास में। नि प्लस धीन, नि प्लस धन, निधन।
नी प्लस धन, पहले धन था, धन के साथ में नी उपसर्ग जुड़ा तो निधन बन गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। नी और धन, धन मानी धन और नी उपसर्ग जुड़ा तो निधन बन गया। अगला है परि। परि जो उपसर्ग है वो हमेशा चारों ओर या पूर्णता के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। चारों ओर या पूर्णता के उपयोग में परि उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। जैसे परि प्लस चय, परिचय, परि प्लस चय, परिचय, परि प्लस नाम, परिणाम, परि प्लस सर, परिसर। परा उपसर्ग है विपरीत या नाश के अर्थ में, विपरीत या नाश के अर्थ में हम परा उपसर्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। पराजय, जय का मतलब होता है विजय और परा उपसर्ग इससे पहले जुड़ गया, परा उपसर्ग इससे पहले जुड़ गया तो पराजय यानी कि हार हो गई, उसकी अर्थ में परिवर्तन हो गया, अर्थ बदल गया। पराक्रम, क्रम के साथ में परा उपसर्ग का उपयोग किया और काष्ठा के साथ में परा, पराकाष्ठा। ऐसे ही प्रय उपसर्ग है हमारे पास में। प्रय उपसर्ग हमेशा अधिक या आगे के अर्थ में उपयोग में लिया जाता है। अधिक या आगे के अर्थ में हम प्रय उपसर्ग का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। कार, कार के साथ में क्या जोड़ दिया? प्रय, प्रकार हो गया। गति, गति के साथ में प्रय जोड़ दिया, प्रगति। बल के साथ में प्रल जोड़ दिया, प्रबल। इस प्रकार से हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जो शब्दांश होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं। आगे देखते हैं। प्रति, प्रति जो उपसर्ग है वो हमेशा सामने जो अर्थ, सामने के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। सामने के अर्थ में हम किस शब्द का उपयोग करेंगे? प्रय, प्रति। और प्रति क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे प्रति के साथ में कूल, कूल हमारा क्या है? शब्द है और प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रतिकूल हो गया। यहाँ है वादी और प्रति, प्रतिवादी बन गया। प्रति प्लस एक, यहाँ है हमारे पास में प्रति प्लस एक। ठीक है, तो यहाँ प्रति प्लस एक, ई के बाद में ए आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। तय में से ई निकल गया, आधा तय बचेगा। प्रति और ए की मात्रा इसके ऊपर चली जाएगी, ऐसे ये प्रत्येक बन गया। अगला है हमारे पास में वि उपसर्ग। वि उपसर्ग विशिष्ट या भिन्न के अर्थ में उपयोग में लिया जाता है। विशिष्ट या भिन्न के अर्थ में हम किसका उपयोग करते हैं? वि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में है कार, कार के साथ में वि, विकार हो गया। योग, योग के साथ में वि, वियोग हो गया। भाग के साथ में वि, विभाग हो गया। अगला है हमारे पास में सम उपसर्ग। सम का में हलंत है। सम उपसर्ग हमेशा पूर्णता या साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पूर्णता या साथ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, यहाँ देखो संपूर्ण, संपूर्ण। सम का मैं जो था ये हलंत था और हलंत का अनुस्वार बन गया। यहाँ क्या बन गया? अनुस्वार बन गया, संपूर्ण हो गया। सम्मान, मैं के साथ में अनुस्वार, सम्मान। मान के साथ में सम उपसर्ग जुड़ गया, सम्मान। और गम के साथ में क्या जुड़ गया? सम, तो संगम बन गया, मैं का अनुस्वार हो गया। सु उपसर्ग, सु उपसर्ग हमेशा अच्छा या श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। और अच्छा या श्रेष्ठ हमें दर्शाना है तो हमें सु उपसर्ग का प्रयोग करना होगा शब्दों के साथ में। जैसे फल के साथ में, फलों में ज़्यादा श्रेष्ठ सु, सुफल हो गया, अच्छा फल। लाभ, लब के साथ में सु, सुलभ। शील, सु, सुशील। ऐसे इस प्रकार से ये हमारे उपसर्ग थे। ये संस्कृत के वे उपसर्ग हैं जो हिंदी में काम में लिए जाते हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं, लेकिन ये हिंदी में उपयोग में लिए जाते हैं। हिंदी शब्दों के साथ इनको उपयोग किया जाता है। वे शब्दांश ये, वे उपसर्ग हैं ये। अब हम कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्दांश ऐसे हैं, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनको हम हिंदी शब्दों के साथ हिंदी में ही काम में लेते हैं, वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं। ये हमारे हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा के ही उपसर्ग है। हिंदी भाषा में कैसे हम हिंदी शब्दों के साथ में इनका उपयोग करते हैं देखते हैं। इसमें पहला उपसर्ग है हमारे पास में ए या अन उपसर्ग। ए या जो अन उपसर्ग होता है ये अभाव या निषेध शब्दों के साथ में उपयोग, निषेध अर्थ में उपयोग होता है। अभाव या निषेध के अर्थ में हम ए या अन का उपयोग करते हैं। जैसे अछूत,
ए उपसर्ग है हमारे पास में, छूत के साथ में जुड़ा अछूत हो गया। ए अन प्लस पढ़, अनपढ़। ए चेत, अचेत हो गया। अगला है हमारे पास अध। अध जो उपसर्ग है वो हमेशा आधे के अर्थ में उपयोग में लिया जाता है, आधे के अर्थ में अध का उपयोग किया जाता है। जैसे अध मरा, आधा मरा हुआ। अध खिला, आधा खिला हुआ। अध जला, आधा जला हुआ। यानी कि आधे अर्थ के उपयोग में हम अध का उपयोग करते हैं। अगला हमारा औ या औ। हीन या निषेध के अर्थ में हम इन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे है ओ गुण, अवगुण। अवगुण, अवगुण। ओ सर, ओसर। अवलंब, अवलंब। इस प्रकार से हम इन शब्दों के साथ में उपसर्गों का इस्तेमाल करते हैं। अगला उपसर्ग हमारा भर। भर उपसर्ग हमेशा पूरा के अर्थ में उपयोग में लिया जाता है। पूरा जहाँ अर्थ हमें प्रकट करना है उसके लिए हमें भर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे भर पेट, भर सके, भर मार, भरमार, भर मार। ठीक है, ये हमारे उपसर्ग है। जैसे दु उपसर्ग, दु हमेशा दो के अर्थ में उपयोग में लिया जाता है। जैसे दु गुना, दुगना। दु धारी, दो धारी। दु मुहा, दो मुहा। इस प्रकार के जो शब्द हैं जहां हमें दो के अर्थ में उपयोग में लेना है वहां दु उपसर्ग प्रयोग में लेंगे। जैसे बिना, बिना जो है वो बिना के अर्थ, बिन, बिन जो उपसर्ग है वो बिना के अर्थ में प्रयोग में लेते हैं। जैसे बिन बात, बिना बात। बिन कहे, बिना कहे। बिन मांगे, बिना मांगे। इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में कैसे उपयोग में लिए जाते हैं ये थे। और आज हमने देखा है उपसर्ग। ये उपसर्ग मैं जहां आशा करता हूं कि आपको ये उपसर्ग अच्छे से समझ में आए होंगे, इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।